अब आज हम लोग बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विज्ञान की। स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए जो विज्ञान जिसकी हम जानकारी करते हैं वही स्वास्थ्य विज्ञान है। तो अगर स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो यह विज्ञान की वह शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें लोक स्वास्थ्य के सिद्धांतों की हम बात करते हैं। और कभी भी हम जब स्वास्थ्य की बात करेंगे और जल शुद्धिकरण की बात ना करें तो निश्चित रूप से यह बेईमानी होगी। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि जल को शुद्ध करने की विधियां क्या क्या है, पहले के समय में क्या होता था जल को शुद्ध करने के लिए, आज क्या है? आज तो बिल्कुल सिस्टम ही बदल गया है। पहले के समय में और आज में जो चीज़ें हैं वो सभी जल शुद्धिकरण की थी। अगर हम सभी के बारे में बात करते हैं तो जल को शुद्ध करने की विधियां कौन कौन सी हैं? अवसादन, निस्यंदन, उबालना। निस्यंदन क्या है? रख दिया गया, वो धीरे धीरे नीचे तली पर बालू या जो कुछ बैठ गई, ऊपर का पानी हमने ले लिया। तो निस्पंदन, उबालना, क्लोरिनेशन, क्लोरीन की दवाइयां भी डाली जाती हैं, स्टेरिलाइजेशन, आरओ जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। आरओ सिस्टम सभी लोग कहते हैं कि हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस ये भी जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और यूवी फिल्टर, क्योंकि ये नाम जो नए वाले हैं ये सभी बच्चों को याद हैं और सभी जानते भी हैं। अब बात कर रहे हैं ये जो बीमारियां हमारे बीच में आ रही हैं, तो जो भी बीमारियां हमारे यहाँ आ रही हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से या तो मक्खी द्वारा फैल रही हैं, मच्छर द्वारा फैल रही हैं, या बैक्टीरियाज के द्वारा फैल रही हैं। क्योंकि जो भी बीमारी हमारे यहाँ आ रही हैं कहीं ना कहीं उन कीड़े मकोड़ों का योगदान होता है जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते। सबसे खास चीज, जो सबसे बड़ी बीमारी है जो मच्छर जनित है, मलेरिया है, डेंगू है, ये सभी मच्छरों से फैलती है। इसका भी अपना एक सीजन होता है, अपने समय पर ये फैलती रहती है। तो मलेरिया या डेंगू दोनों एक ही चीजें हैं। अगर इनसे बचाव की हम बात करें तो क्या करना चाहिए? मच्छर जनित जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी से बचाव के तरीके एक ही हैं, बचाव के तरीके में कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर हमसे मलेरिया, डेंगू या मच्छर जनित किसी भी बीमारी के बचाव की बात करें तो सबसे पहला उपाय मच्छर भगाने वाले साधनों का प्रयोग, जैसे मच्छर भाग जाए। जैसे घरों में हम लोग दवाई छिड़क देते हैं, उसमें मच्छर बैठता है, मर जाता है, उसको यूज करता है, खत्म हो जाता है। डीडीटी का छिड़काव करें। घरों के आसपास पानी ना जमा होने दें। नालियों में मिट्टी का तेल डाल दें, क्योंकि मच्छर कहीं पर भी बैठेगा, चाहे वो गंदे पानी में बैठे, साफ पानी में बैठे, लेकिन पानी में बैठता है। अगर हम तेल डाल देंगे, एक लेयर पड़ जाएगी पानी के ऊपर तेल की, वहां पर मच्छर कभी नहीं बैठेगा, और जब उसे बैठने की जगह मिलेगी अपने आप चला जाएगा। खास चीज, मच्छरदानी का प्रयोग करें रात्रि में सोते समय और दिन में, क्योंकि जब मालूम हो कि हमारे आसपास इलाके में मच्छर बहुत ज्यादा है तो फुल कपड़े जो पूरी आस्तीन शरीर के ज्यादा से ज्यादा अंग ढक जाए, ऐसे कपड़ों का प्रयोग करें। तो मैं पुनः आपसे बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि किसी भी प्रकार के मच्छर जनित बीमारियों से बचने के उपाय प्रश्न हो सकता है, तो उसका उत्तर होगा मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले साधनों का प्रयोग, उचित रूप से शरीर को ढकने वाले वस्त्रों का प्रयोग, घर के आसपास पानी न जमा होने दे, नालियों आदि में मिट्टी का तेल छिड़के और डीडीटी का छिड़काव कराएं। अब देखिए, जो मच्छर या मक्खी, इन सभी से जो भी बीमारियां फैलती हैं उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज्यादातर प्राय इन्हीं से फैलती हैं? मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, फाइलेरिया है, इसके अलावा दस्त और हैजा। ये हैजा शब्द शायद आपने नहीं सुना होगा, हैजा बहुत पहले बीमारी होती थी, आज भी होती है लेकिन उसका नाम बदल गया है। तो ये बीमारियां मलेरिया, डेंगू, दस्त, हैजा, टाइफाइड, फाइलेरिया, ये सभी मच्छर और मक्खी द्वारा ही फैलते हैं। अब स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता क्यों आवश्यक है? हम स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों की बात करते हैं, ये क्यों आवश्यक है? क्या ऐसा है जिसके कारण हमें इस पर ध्यान देना चाहिए? तो आपको बताएं,
सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ मुख बनाए रखने में दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपके दांत गायब हो जाए, दांत टूट जाए, दांत गिर जाए, तो मुंह का शेप बदल जाता है। तो सबसे पहले तो सुंदर दिखने के लिए आवश्यक है दांत सही हो, और दांत सही होने के लिए जरूरी है कि हम स्वच्छता के रूप में दांतों की साफ सफाई करें। जब हम प्रतिदिन सफाई करेंगे तो आंख, कान, नाक, ये जितने भी अंग हैं इनको हम रगड़ते हैं, इनकी सफाई करते हैं, तो ये भी रोगमुक्त होते हैं। मांसपेशियां शक्तिशाली होती हैं, शरीर सुडौल मजबूत होता है, और शरीर में ऊर्जा शक्ति बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब हम कभी भी स्नान करते हैं, नहा धोकर निकलते हैं, तो हमें लगता है हमारे चेहरे में ताजगी है, कहीं ना कहीं हम स्वस्थ हो रहे हैं। तो शरीर में ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने में और कार्य क्षमता बढ़ाने में, शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने में और शक्ति बनाए रखने में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं एक उत्तम स्वास्थ्य की विशेषता। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे जरूरी उत्तम स्वास्थ्य, तनाव कष्ट सहने की क्षमता, तंदुरुस्ती, उत्साह, उन्मुक्तता, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, साहस और तनाव और कष्ट सहने की क्षमता, ये सभी होना चाहिए। अब बात करते हैं जो प्राथमिक चिकित्सा किट है, फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट एड बॉक्स में टेप हो, रुई का रोल हो, कैंची हो, दस्ताने हो रबर के, कॉटन हो, सुई हो, एंटीसेप्टिक क्रीम हो, थर्मामीटर हो, पेट्रोलियम जेली हो, सेफ्टी पिन हो, ये सभी चीजें प्राथमिक चिकित्सा किट में होनी चाहिए, जो कि आपके पास हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही बैंडेड हो, पेन टार्च हो, जिससे कि आप उसको देख सके, मान लीजिए कहीं कुछ काटा है, कुछ है, तो उसको हम देख सके। इन चीजों की हमें आवश्यकता हमेशा होती रहती है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो संतुलित आहार की बात आती। संतुलित आहार क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। संतुलित आहार वह है जिसमें जिस भोजन में पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, वही संतुलित आहार है। जो शरीर के कार्यों की शरीर की गतिविधियों को आवश्यक पोषण प्रदान करे। जन्म के बाद खाद्य पदार्थ ही हमारे शरीर के विकास को निर्धारित करते हैं, और जो संतुलित आहार है उसी से हमारे शरीर का पूर्ण विकास होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और इसी से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करना है, ऐसा भोजन करना है जिसमें हर प्रकार की चीजें हमारे पास हो, हमें सभी मिनरल्स वगैरह सभी आराम से मिलते रहे। अब एनसीसी कैडेट्स हैं, साफ सफाई की हम बात कर रहे हैं, तो एनसीसी कैडेट्स कैंप जाते हैं। कैंप क्षेत्र में अगर हम हैं, जो घर की साफ सफाई की चीजें हैं वही कैंप की हैं, वही कॉलेजेस की हैं, जहां पर हम बैठ रहे हैं वहां की हैं, ये सभी साफ सफाई की चीजें एक ही हैं। तो अगर आप एनसीसी कैडेट और कैंप क्षेत्र में है, कैंप एरिया में है, तो वहां पर साफ सफाई कैसे रखेंगे? तो साफ सफाई के लिए सबसे जरूरी है शौचालय, स्नान गृह, इसकी अच्छी स्थिति हो, कुक हाउस या डाइनिंग हॉल, इसकी सफाई अच्छी हो, वॉशिंग पॉइंट, इसकी भी अच्छी स्थिति हो, और जो भोजन है, भोजन को हम लोग नाली में नहीं बहाएं, तभी साफ सफाई हो सकती। यूनिट लाइन की प्रतिदिन सफाई की जाए, इन सभी का हमें ध्यान रखना होता है। अब मानव शरीर के जो अंग तंत्र हैं, अंग तंत्र कौन कौन से हैं? श्वसन तंत्र जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी तंत्र जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, जनन तंत्र, ज्ञानेंद्रिय तंत्र, लसिका तंत्र, ये 11 तंत्र हैं जो मानव शरीर के अंग तंत्र हैं। फिर से मैं नाम बता दूं, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र कौन कौन से होंगे? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि,
उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, जनन तंत्र, ज्ञानेंद्रिय तंत्र और लसीका तंत्र, ये तंत्र हैं। अगला प्रश्न हो सकता है रक्त के कार्य को। रक्त क्या है? रक्त का कार्य है ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फेफड़ों तक पहुंचाना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऑक्सीजन। आपको बता दें कि जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं उस समय हम जीवन प्राप्त करते हैं, और जिस समय हम अपना सांस छोड़ देते हैं तो हमारी ऑक्सीजन बाहर निकल के उस समय हम मृत हो जाते हैं। और ये जीवन और मृत, व्यक्ति हर समय जिंदा रहता है और हर सेकंड बाद मर भी जाता है। तो ये पूरा कार्य, पूरा सिस्टम जो है रक्त करता है। रक्त का कार्य क्या है? जो हमने ऑक्सीजन ली उस ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाना और फेफड़े से लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचाना। कोशिकाओं में पहुंचने के बाद जब ऑक्सीजन वहां घुलित ऑक्सीजन के रूप में मिली और वहां पे और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, वहां की गंदगी उसने समेटी और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस आई। फिर ब्लड का काम होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेकर के फेफड़ों तक पहुंचाना। फेफड़ों तक पहुंचाने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, रक्त जो है शरीर में यूरिया, यूरिक एसिड, हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके कलेक्ट करता है और उसको मूत्र और पसीने के रूप में बाहर पहुंचाने में मदद करता है। हमारा जो ब्लड है वो हमारे शरीर के तापक्रम को मेंटेन रखता है, हमारे शरीर का तापक्रम बराबर रहे इस पर भी वो ध्यान देता है, और रक्त का थक्का न जमने दे, इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर रक्त का थक्का आपके पास जम गया तो बीमारी बढ़ जाती है। अब अगर हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो व्यक्तिगत स्वच्छता, हम स्वयं खड़े हैं तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होगी? सबसे पहले अपने शरीर और त्वचा की साफ सफाई करें, नाखूनों की साफ सफाई करें, उसके बाद अपने दांतों की साफ सफाई करें, बालों की साफ सफाई करें, वस्त्रों की साफ सफाई करें। ये सभी बहुत जरूरी है। और सफाई के साथ साथ संतुलित आहार की बात करते हैं तो संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार में हमारे पास सभी चीजें होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन्स हैं, ये सभी हमें हर समय चाहिए होते हैं। इन सभी के बिना हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए हमें सदैव इन चीज़ों का, प्रोटीन की हमेशा आवश्यकता रहती है। यदि हम प्रोटीन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट की हमें निरंतर आवश्यकता होती रहती है। कार्बोहाइड्रेट हम हमेशा यूज करते रहें। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन्स की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। अब हम आयरन के लिए आप कहेंगे कि आयरन मतलब लोहा नहीं खाएंगे, लोहा की जरूरत नहीं होती। जैसे पालक है, पालक को हम खाते हैं, उसमें आयरन तत्व होता है, लौह तत्व होता है, वो तत्व की हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो डूब रहा था, उसको हम निकाल के बाहर ले आए, उसको प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए? सबसे पहला काम, कभी भी किसी को प्राथमिक चिकित्सा देनी है, सबसे पहला काम, जो भी पीड़ित है उसके वस्त्र ढीले कर दे। जरूरी नहीं कि डूबने वाला ही, वो गिर गया हो, बेहोश हो गया हो, किसी भी कंडीशन में यदि व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देनी है तो सबसे पहला कार्य उसके वस्त्र ढीले कर दे। वस्त्र ढीले करने के बाद उसका मुंह, गला और नाक ये देखें साफ है कि नहीं। अगर साफ नहीं तो उसको साफ कर दें। उसके बाद उसे पेट के बल लिटा दें। अगर डूबा हुआ है तो पीठ पर प्रेस करेंगे तो फेफड़ों का पानी निकल जाएगा। उसे कृत्रिम श्वास दें, कंबल हाथ से ढक दें। इसके अलावा अगर नॉर्मल है, बाई चांस कोई बेहोश हो गया है तो उस समय क्या है, वो उसकी सांस लेने में दिक्कत हो रही तो एक हाथ उसके मुंह पर रखें जिससे मुंह से वो सांस ना ले पाए और नाक को दबा दें। और जैसे ही आप ये करेंगे तो एक झटके के साथ वो सांस लेने लगेगा और उसकी बेहोशी गायब हो जाएगी। इस तरीके के छोटे छोटे प्रयोग आपको करने हैं जिससे कि उसको कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं योगासन। तो योगासन के लाभ क्या क्या है? योगासन का लाभ है वजन में कमी, चिंता से राहत, प्रतिरोधक क्षमता में सुधार, ऊर्जा में वृद्धि, बेहतर अंतर्ज्ञान, दीर्घजीवी होना और रोगों से रक्षा करना। अब इसके साथ
जो विषाणु है, देखिए बैक्टीरिया की हम पहले बात कर चुके हैं, बैक्टीरिया और वायरस दो चीजें हैं हमारे पास, दोनों से बीमारियां होती हैं। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और वायरस से कौन कौन सी होती हैं? जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु को ही अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहा जाता है। तो हैजा है, टीबी है, निमोनिया है, प्लेग है, कोढ़ है, टाइफाइड है, टिटनेस है, ये सभी जीवाणु जनित बीमारियां हैं। अगर विषाणु रहित की बात करते हैं तो विषाणु में क्या है? डेंगू है, पोलियो है, हर्पीज है, पीलिया है, खसरा है, चेचक है, ये सभी विषाणु वाली बीमारियां होती है। अब अगर जैसे चूंकि एनसीसी कैडेट्स हैं, कहीं ना कहीं प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है, तो अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा हम कौन सी देंगे? सबसे पहले मरीज को गर्म रखें, उसको आराम दें। खास चीज, हड्डी को जोड़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें, लेकिन साथ में ही जो भी हिस्सा टूटा है उसको हिलने डुलने ना दें। वहां पर एक पट्टी या कोई चीज रख के उसके पूरे हिस्से को बांध दें, उससे छेड़छाड़ ना करें। साथ ही यदि उसके खून बह रहा है तो खून को रोकने की कार्रवाई करें। और जब ये कार्य कर लें उसके बाद उसको जहां पर भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिल सकता है, द्वितीयक उपाय से द्वितीयक उपचार मिल सकता है, वहां उसे भेज दें। अब चूंकि एनसीसी कैडेट्स हैं, सेना से जुड़े हुए हैं, इनको कभी भी युद्ध क्षेत्र या ऐसी जगहों पर जाना पड़ सकता है जहां भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं। तो जैसे बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अगर पता लग जाए कि इस व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो हमें कौन से प्राथमिक उपाय करने चाहिए? सबसे पहला काम, पीड़ित को सीधा लिटा दें, लेकिन सोने न दें। जहां पर भी उसको काटा है उससे थोड़ी ऊपर 2 से 3 जगहों पर उसको बांध दें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए, उस हिस्से का ब्लड दूसरे जगह पर ना जा पाए। ब्लड के माध्यम से ही वो जो उसका जहर होगा वो पूरे शरीर में फैलेगा। तो हम किसी तरीके से उस ब्लड के सर्कुलेशन को रोक दें। पीड़ित को समझाते रहें कि आपको कुछ नहीं होगा और जल्दी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर के पास लेके चले जाएं। इस तरीके से आप जो भी ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसके बारे में आपको जानकारियां मिल रही हैं। फिर से मैं पुनः कहूँगा कि यदि आप एनसीसी की परीक्षा देने जा रहे हैं या एनसीसी की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे जितने भी वीडियोस हैं इसको आप निरंतर देखते रहें। निश्चित रूप से आप उच्च श्रेणी के अंक प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।